चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चल रहा था बच्चों कि हमने देखा पिछले वीडियो में कि हमारा इसमें चला लोकतंत्र के दोष चल रहे हैं। तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समानता परम है, एक दोष ये भी है क्योंकि इसमें धनिक वर्ग ये लोकतंत्र में अपना भाग्य आजमाते हैं, उन्हीं को चुनकर भेजते हैं कि वही खड़े होते हैं, तो वह अपने हितों के लिए कानून बनाते हैं, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं बनाते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों एक और दोष राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। देखिए राजनीतिक दल क्या करते हैं कि राजनीतिक दल अपने दल को लाभ पहुंचाने के लिए कभी कभी जातीय, कभी कभी धार्मिक ये सब उन्माद फैलाकर बातें करके जनता को लड़ा देते हैं। तो ये होता है कि लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्र हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक नीतियां व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दलभक्ति को महत्व देते हैं। देखिए राजनीतिक दल क्या होते हैं कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये इनका भी दुष्प्रभाव होता है। इनका क्या होता है बच्चों, इन दलों का दुष्प्रभाव ये है कि ये राष्ट्र हित की जगह अपने दल भक्ति को महत्व देते हैं। इनको अपना दल से मतलब है, इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। बहुत से दल ऐसे भी होते हैं। तो राजनीतिक दल का दुष्प्रभाव लोकतंत्र में एक दोष है। तो देखिए हमने देखा कि भाई क्या कहते हैं, लोकतंत्र के संचालन के लिए सभी राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं कि दल जैसे कि अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा, सपा है, शिवसेना है, ये सारे राजनीतिक दल हैं बच्चों। अभी वर्तमान समय में 9 केंद्रीय राजनीतिक दल हैं और बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। अब ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, इनके बहुत से राजनीतिक दलों की ये राष्ट्रहित, इनका सिर्फ लक्ष्य होता है राष्ट्रहित, परंतु व्यवहार में ये राष्ट्रहित इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। ये अपने दल भक्ति इनमें ज़्यादा पाई जाती है और ऐसा ही हो रहा है। अपने वोट बैंक को तैयार करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दुष्प्रभाव फैलाते हैं। कभी कभी जाति के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी किसके लिए लड़ा देते हैं और ये अपना स्वार्थ को सिद्धि करते रहते हैं। ये अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए इन चीज़ों को अपनाते हैं। तो हम देखेंगे यह इनके कारण, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप से सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रहित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। देखिए बच्चों, सभी दलों का अलग अलग एजेंडा होता है, वो अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, परंतु कभी कभी किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दलभक्ति को महत्व देते हैं। नेक्स्ट दोष इसका अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली है, परंतु ये सबसे अनुत्तरदायी शासन प्रणाली भी है। कैसे हिसाब देखिए, सिद्धांत रूप से लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है। सिद्धांतिक रूप से हम देखेंगे तो लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार के रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता, किंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र में शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता। जब भी कोई भी बड़ी असफलता मिलती हैं तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों व अड़ंगा डालने की नीतियों को असफलता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। देखिए बच्चों,
हमने देखा कि सिद्धांत रूप से लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है कि लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता। कि से मान लीजिएगा कोई भी असफलता मिलती है शासन प्रणाली में तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता, दूसरे के ऊपर थोप दिया जाता है। आज अभी वर्तमान समय की सरकार अभी भी जो पिछली शताब्दी से वो शासन करती आ रही है उस पर थोप रही है। तो ये जिम्मेदारी होती है, इसको अपने ऊपर नहीं लेता। देश के विकास की, देश के और भी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता, भाई हमारी वजह से ही हुआ है। नो, ये दूसरी सरकार की, विपक्ष की वजह से ही हो रहा है, ये फलाने की वजह से हो रहा है, ये डीगड़े की वजह से हो रहा है। तो ये एक दूसरे पर थोपने का कार्य किया जाता है। तो लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। जब भी कोई भी बड़ी असफलताएं मिलती हैं तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों व अड़ंगा डालने की नीतियों को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे असफलता मिलती है, अब जो विपक्ष में बैठा है वो कहता है सरकार ऐसा नहीं कर रही सरकार, तो ये ऐसा चलता रहता है। जो विपक्ष में बैठा है तो किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार को, यानी कि जो सरकार बैठी हुई है, जो सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता का जो शासन का उपभोग कर रही है, उसी सरकार को विरोधी दल, विरोधी यानी विपक्ष, विरोधी जैसे कि अभी भाजपा है, अब विपक्ष में कौन है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस सरकार की असफलताओं को ही, जैसे कि शासन की असफलताओं को सरकार को जिम्मेदार बताती है। तो किंतु विरोधी दल असफलता के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय नेक्स्ट जो है वो दोष है। तो लोकतंत्र में सार्वजनिक जो धन है, यानी जो सरकार का, देश का जो धन है, समय का अपव्यय हो रहा है बच्चों की। लोकतंत्र ये एक और दोष है इसका। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून निर्माण में अत्यधिक धन और व्यय होता है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन का व्यय होता है और समय की बर्बादी होती है। और क्या समय की बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहसों के द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय और धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है और इस प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन और समय की बहुत हानि होती है। तो जब भी कोई भी कानून बनता है या कानून निर्माण होता है तो लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून निर्माण में अत्यधिक धन का व्यय होता है। धन का व्यय का मतलब होता है कि पहले तो कमेटी गठित की जाती है, कमेटी के लिए फंड तैयार किया जाता है और फिर वह कानून उसके लिए उसकी रिपोर्ट पेश करती है। तो जब कानून बनता है, कोई भी कानून या नीति बनती है तो उसके लिए कमेटियाँ गठित की जाती है। तो कमेटी के लिए पैसा वैसा सब कुछ इकट्ठा करके फंड दिया जाता है। तो ये और एक समय और कमेटी कब रिपोर्ट सौंपेगी तो समय। तो लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की बर्बादी भी होती है, क्योंकि वो कमेटी 2-3 साल में अपनी रिपोर्ट भेजेगी, सरकार को सौंपेगी। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा कमेटियाँ समितियों के द्वारा, समितियाँ भी बोल सकते हैं, कमेटी बोल सकते हैं कि बात है बच्चों, सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस के द्वारा, यानी संसद में फिर उस पर बहस होती है। पहले कमेटी के द्वारा एक दस्तावेज तैयार कर दिया गया, फिर व्यवस्थापिका संसद में यानी लोकसभा या राज्यसभा में उसके लिए उस कानून पर बहस होती है, यानी कि उस पर विचार विमर्श किया जाता है, लंबी चौड़ी बहस के द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय और धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है और इस प्रकार के आम चुनाव में राष्ट्रीय धन और समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार आम चुनाव में सभी राष्ट्रीय धन और समय की बहुत हानि होती है और गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो
धन की दृष्टि से बहुत ही खर्चीली प्रणाली है, और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत ही धीमी होती है। तो एक और ये दोष है कि भाई इसमें क्या होता है, बहुत सारा धन का अपव्यय होता है। उदासीन मतदाता, तो हमने देखा कि सार्वजनिक धन और समय क्या व्यय होता है इसमें। नेक्स्ट दोष है उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता में रोचक उत्सुकता नहीं है, उदासीन है वो, क्योंकि क्या है, इसलिए हम उदासीन मतदाता लोकतंत्र में बच्चों, क्योंकि किसी भी सरकार किसी भी दल की आए, कोई शासन प्रणाली है, वही स्ट्रक्चर है, वही ढांचा है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई गरीबी मिटाने की बात नहीं होगी, कोई अशिक्षा की बात नहीं होगी। तो मतदाता क्या है, जो पढ़ा लिखा मतदाता है उदासीन हो जाता है कि यार वही है, चला कुछ तो बदलने वाला है नहीं। तो ये भी एक दोष है इसमें लोकतंत्र में कि उदासीन मतदाता कैसा है, उदासीन है, उसको उसमें उत्सुकता ही नहीं है कि भाई मैं वोट करने जाऊं, तो वो वोट करने नहीं जाता। तो इसमें एक और दोष है उदासीन मतदाता कि लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद भी मतदान में 50 से 60% के बीच मतदाता भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। तो हम क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोगों, जो उम्मीदवारों के द्वारा इतना आग्रह करने पर भी 50 से 60% वोटिंग होती है। तो इसका कारण यही है कि बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोष के कारण, इसका कारण यही है कि लोकतंत्र में दोषों के कारण वो व्यक्ति वोट करने नहीं जाता। तो इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। और इसके अलावा जब सभी मतदाता या मतदान नहीं करते, तो प्राय कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। जब पढ़े लिखे मतदाता या पढ़े लिखा व्यक्ति जब वोट करने, यानी कि वो उसकी उदासीनता है, तो क्या होता है, फिर जो लोग हैं, जो अवसरवादी हैं, जिन्हें अवसरवादी प्रकृति के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं लोगों को चुन लिया जाता है। इसलिए वोट करने जरूर जाएं। मेरे आपसे आग्रह है, वोट करने जरूर जाएं, कि वोट करने जाओगे तभी जाके अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे। अभी तो इसमें कि लोकतंत्र में 50 से 60% वोटिंग होती है, अगर 100% वोटिंग होते हैं तो अच्छे लोग उम्मीदवार चुन के जाएं। तो इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण कौन कौन से दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं। जातिवाद का दोष है, धार्मिक दोष है, सबका दोष है। इन उन्माद पे लागल जनता गुमराह करके, झूठ बोलकर जब वो जनप्रतिनिधि वोट मांगता है, और जब विकास की बात नहीं होती, गरीबी की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं होती, तो फिर मतदाता क्या होता है, उदासीन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है कि हमें तो क्या मिलने वाला है ही नहीं, तो हमें क्या मतलब आ रहा है वोट करने जाएं, जो कहीं को अपना अनमोल समय नष्ट करें। तो इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। और इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं, तो प्राय कम योग्य अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। तो इस वजह से ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग चुन लिए जाते हैं जो अवसरवादी हैं। नेक्स्ट है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। नेक्स्ट दोष है इसका संकट काल की दृष्टि से, जैसे कि बाहरी आक्रमण हो या किसी भी युद्ध विशेष में, तो ये संकट काल की स्थिति पर ये कमजोर शासन है। इसका कारण है कि इसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है। इसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि इसमें अधिकारों का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं है। इसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन है, अधिकार बटे हुए हैं लोगों के, सत्ता का उपभोग एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के में अधिकार बटे हुए हैं। तो इसलिए संकट काल की दृष्टि से ये कैसा शासन है, कमजोर शासन है, ऐसा इसका एक दोष है। युद्ध और अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है और इस प्रणाली में शीघ्र और गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें
सत्ता क्या होती है? विकेंद्रीकृत, यानी अधिकार केंद्रीकरण नहीं है। निर्णय एक डिसीजन मेकिंग एक व्यक्ति नहीं कर सकता। निर्णय निर्माण क्षमता एक व्यक्ति के पास नहीं है, वो अलग अलग अधिकारों में बटी हुई है, अधिकारों का प्रत्यायोजन है। तो इसमें क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी रूस, साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमज़ोर सिद्ध हुए। तो भैया ये बात कर रहा है उस समय की जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकट की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता क्या होती है? विकेंद्रीकृत होती है, और इस शासन प्रणाली में शीघ्र और गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था बच्चों, तो विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय जो लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमज़ोर सिद्ध हुए। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो जर्मनी के सामने ब्रिटेन वाले देश और बाद में सोवियत संघ के सामने, रूस के सामने एक कमज़ोर सिद्ध हुए, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने की क्षमता एक व्यक्ति के पास नहीं है। क्योंकि युद्ध के आपातकाल की स्थिति में तो निर्णय तुरंत प्रभाव से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। लोकतंत्र नेक्स्ट दोष हैं। अब हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है, परंतु ये दोष कह रहा है कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। कैसे नहीं है साहब, देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो साम्यवादी आलोचकों का मत है, साम्यवादी जो आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। साम्यवादी का मतलब होता है जो कार्ल मार्क्स की नीतियों को मानते हैं, जो कार्ल मार्क्स की शासन प्रणाली को स्वीकार करते हैं, वो साम्यवादी। और साम्यवादी में कोई पूंजीपति नहीं होता, सारी शासन जितने भी संसाधन होते हैं और सभी व्यक्तियों का शासन होता है, सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो हम देखेंगे कि साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। तो साम्यवादी जो हैं वो कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक राज्य हैं वो पूंजीवादी राज्य हैं। और बिल्कुल है भी सही, क्योंकि इसमें पूंजीपति शासन करते हैं, पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। पूंजीवाद किसको? युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। और आपने देख लिया होगा ब्रिटेन पूंजीवादी था और ब्रिटेन ने क्या किया? साम्राज्यवाद का प्रसार किया, क्योंकि जबकि वो भी लोकतांत्रिक राज्य था। तो लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु और विश्व के और देशों के बारे में देखें तो लोकतंत्र बिल्कुल विश्व शांति का समर्थक नहीं है। तो पूंजीवादी युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। तो पूंजीवाद किसको देता है? साम्राज्यवाद। जैसे कि ब्रिटेन के द्वारा भारत पर अपना साम्राज्यवाद फैलाया गया, उपनिवेश स्थापित किए गए। तो पूंजीवाद युद्ध वो एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है। अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध और साम्राज्यवाद की नीतियों को अपनाया था। क्योंकि उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस आदि यूरोप के जो लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध और साम्राज्यवाद की नीतियों को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीति साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु इनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इनकी जो नीतियां हैं एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम कहते हैं नव उपनिवेशवाद कहते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका और एशिया पर एक कब्जा जमाए हुए हैं।
अब देखिए बच्चों, जो बल्कि अब तो के ब्रिटेन और फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक जो राज्य हैं ने युद्ध और साम्राज्यवाद की नीतियों को अपनाया था, यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध और राजनीति साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं। किंतु क्या है, इनकी जो नीतियां हैं, वर्तमान समय की जो नीतियां हैं, ये प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद नहीं फैलाना चाहती है। अब क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हैं। पहले तो क्या था, इनका प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद था, जैसे कि किसी देश पे शासन करना, वहाँ के संसाधनों को कब्जा करके वहाँ का शोषण करना। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद फैलाने के पक्ष में है, किंतु इनकी नीतियाँ एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं जो वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करेगी और स्थापित करके फिर वो वहाँ के लोगों का शोषण करना शुरू करेगी। तो ये इन्हीं के माध्यम से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका और एशिया की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का मतलब होता है बच्चों कि ये जो छोटे छोटे देश हैं, इनको ऋण देके, इनको प्रलोभन देके कि हम आपके यहाँ पर विकास करेंगे, विकास के नाम पर शून्य, परंतु उस देश के संसाधनों का ये अत्यधिक मात्रा में शोषण कर लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका और एशिया की अफ्रीका और एशिया की बच्चों, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका और एशिया की अफ्रीका और एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। और साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में लोकतंत्र और पूंजीवाद की साठगांठ और ये विश्व शांति के लिए खतरा है। तो बच्चों ये अफ्रीका और एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। और साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक जो काल में लोकतंत्र और पूंजीवाद की साठगांठ हैं और ये विश्व शांति के लिए क्या है, खतरा है। अब नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। नेक्स्ट हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, तब जाके लोकतंत्र सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो देखिए हम, चलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ